हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th का जो सीरीज स्टार्ट किए थे, आज उसका जो है पार्ट 3 है। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये आज हम लोग पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले आप लोगों का पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर लीजिएगा। आप लोगों को ये जो पॉलिटिकल साइंस है, इसका पूरी तरह से आपका सेट जो है वो मिल जाएगा। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दीर्घ उत्तरीय का, और साथ ही साथ इसका जो अदर पार्ट है यानी 2 नंबर और 3 नंबर के लिए जो क्वेश्चन है वो भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग में से हमारे चैनल पर कोई नए हैं तो आपको पहले बता देते हैं कि हम लोग क्लास 12th का एक सीरीज स्टार्ट किए थे। और इस सीरीज में क्लास 12th के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो बच्चे इस बार क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो आर्ट्स के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे। और इस सीरीज़ में हम लोग हर एक सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में जितना भी सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उन सभी की तैयारी हमारे इस चैनल पर SR Academy 2M, ये हमारे चैनल का नाम है, इस चैनल पर कराई जा रही है। अगर कोई नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप लोग के लिए बेस्ट तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। हमारी जो टीम है वो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है। और अगर आप लोग लगातार अगर हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में 10 वीडियो अपलोड किए थे। और हर एक वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन करके जो है आप लोग के बनाकर दिए हुए थे। यानी कि ऑब्जेक्टिव का फुल तैयारी जो है आप लोग को करा दिया गया है। और इस चीज़ की श्योरिटी रखिए कि यहाँ पे जितना कराया जा रहा है, इससे बाहर आपके 2025 के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ये चीज़ की एकदम गारंटी रखिए कि इससे बाहर नहीं कुछ पूछा जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो। तो पॉलिटिकल साइंस का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का 10 सेट देख लिया था। और साथ ही साथ आप लोग को मालूम होगा, हम लोग हिस्ट्री का भी जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उसे कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किया था। तो सब्जेक्टिव में पॉलिटिकल साइंस का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एकदम छोटा वाला प्रश्न जो कि 2 मार्क्स के लिए है, इसे भी कंप्लीट करा दिए थे। फिर आपका 3 मार्क्स वाला यानी कि 3 उत्तर के लिए जो पूछा जाता है, जिसे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। और उसके बाद आज जो है ये हम लोग का जो है 5 नंबर के लिए ये सवाल आप लोग को कराया जा रहा है। तो आप लोगों को ये 2 मार्क्स वाला कंप्लीट करवा चुके हैं, ये 3 मार्क्स वाला भी कंप्लीट करा चुके हैं, और ये 5 मार्क्स का आज जो है ये आपका तीसरा वीडियो अपलोड होने वाला है। इससे पहले 2 वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप लोग में से नए हैं तो हमारे इस चैनल पर विजिट करके या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप लोग को जो है सारा वीडियो मिल जाएगा। इससे हम बस इतना कहना चाहेंगे कि यहाँ जितना भी सवाल कराया जा रहा है, इसमें से एक भी सवाल बाहर नहीं पूछेगा। आप सभी को मालूम होगा, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैक का जो नया पैटर्न आया हुआ है, हमारे चैनल पर आप जाकर एक वीडियो में देख लीजिएगा कि जैक का जो नया पैटर्न दिया है, उसमें 2 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल और 5 नंबर का सवाल रखा गया है। तो 2-2 नंबर का जो सवाल है वो 6 सवाल आपको बनाना है, जो कि 7 सवाल दिया हुआ रहेगा। 3 मार्क्स में भी सेम है, आपको 6 सवाल बनाना है, जो कि 7 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। और जो 5 मार्क्स का है वो 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, और आपको उसमें से 4 सवाल बनाना है। कुल मिलाकर जो है आप लोग का 50 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा और 30 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो हमारी जो टीम है वो आप लोग के इसी पैटर्न पर काम कर रही है। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला सवाल पर आते हैं। देखिए, इसमें जितना भी सवाल कराएंगे उसे आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी में एक नोट कॉपी बना लीजिए और उसमें सारा का जो सवाल है उसे ज़रूर लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप एक बार पलट के भी देख लेते हो तो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बेस्टली तैयारी हो सकता है, याद रहेगा। लिखने से क्या है कि चीज़ें बहुत जल्दी याद रहती है, तो आप लोग लिख कर उसे याद कर लीजिएगा और नोट कॉपी में लिखिएगा ज़रूर।
क्योंकि लिखने से क्या होगा कि आपका हैंडराइटिंग भी ठीक होगा, साथ ही साथ याद भी अच्छे से होने वाला है। तो आप लोग लिखते हुए चलिएगा। पहला सवाल यानी कि आज पार्ट 3 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन का ये पार्ट 3 का पहला सवाल क्या है कि गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के कारण, यानी कि गुजरात में जो नवनिर्माण आंदोलन हुआ उसका कारण क्या था और प्रकाश क्या था, यानी कि उसके कारण और प्रकाश पर हमें टिप्पणी करनी है, अर्थात कि प्रकाश डालना है। ठीक है, प्रकाश डालने का मतलब व्याख्या करना है। चलिए आंसर देखते हैं। लिखा है गुजरात का निर्माण, देखिए आंसर देखिएगा, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन ने दिखाया कि जनता जब एकजुट होती है तो वह किसी भी ताकतवर सरकार को बदल सकती है। ठीक है, और इसका कुछ कुछ कारण देखिए, आखिर ये नवनिर्माण आंदोलन हुआ क्या, उसका कुछ कारण। पहला कारण है आर्थिक संकट। तो 1974 में गुजरात जो है वो आर्थिक मैंने गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था और महंगाई जो है वो आसमान छू रही थी और बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। लोग जो है भोजन के लिए रो रहे थे, हर जगह पर विकल रहे थे। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण था इसका आर्थिक संकट। क्योंकि गुजरात में क्या है कि आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, महंगाई जो है आसमानी छू रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका था और बेरोजगारी जो है एकदम बढ़ती जा रही थी। इस वजह से यह जो नवनिर्माण आंदोलन है ये हुआ था, ये इसका मेन कारण था, प्रमुख कारण था। दूसरा आते हैं तो भ्रष्टाचार। सार्वजनिक जीवन में व्याप्त जो भ्रष्टाचार ने लोगों का धैर्य जवाब दे दिया था। अर्थात कहने का मतलब है भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि लोगों से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्होंने इस आंदोलन को छेड़ दिया। आगे आते हैं बिजली की कटौती। लगातार बिजली की कटौती से उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे थे और लोगों का जीवन स्तर जो है और ज़्यादा खराब हो रहा था। और छात्रों का असंतोष, बढ़ती महंगाई और रोजगार के कारण छात्रों की जो है बेरोजगारी के कारण छात्रों का जो है वो असंतोष और जवाब दे रहा था। तो ये कुल मिलाकर जो है वो 4 पॉइंट थे जो इस आंदोलन का प्रमुख कारण था। पहला आर्थिक कारण, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा बिजली की कटौती और चौथा छात्रों का असंतोष। ये आपका मेन कारण था जो कि इस विवाद को उत्पन्न करवाया था, इस आंदोलन को उत्पन्न कराया था। अब देखिए इस जो आंदोलन हुआ इसके क्या क्या परिणाम हुए। तो इसका पहला परिणाम यह है कि राजनीतिक परिवर्तन हो गया, यानी कि इस आंदोलन के कारण गुजरात में कांग्रेस सरकार गिर गई और दूसरे सरकार का उद्गम हो गया। दूसरा पॉइंट है कि नए नेतृत्व, यानी कि नवनिर्माण आंदोलन ने कई नए राजनीतिक नेताओं को जन्म दिया जिसमें से प्रमुख थे नरेंद्र मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी को इनमें शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं जागृति, यानी कि इस आंदोलन से लोगों में क्या हुआ कि जागरूकता पैदा हुई थी और भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ लड़ाई हुई थी। यानी इस आंदोलन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई को मजबूत कर दिया था। तो इसमें से आप अगर देखते हो तो परिणाम हम आपको 4 पॉइंट करवाए हैं और साथ ही साथ इसका कारण भी जो आपको 4 पॉइंट कराया गया है। ये सवाल जो है 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो आप दोनों को मिलाकर 5 पॉइंट बना दीजिएगा, तो आपका एग्जाम में जो है नंबर 5 में 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चलिए देखते हैं 2 क्या कहता है। 2 में है कि भारत में नक्सलवादी आंदोलन पर टिप्पणी करें, यानी कि आपको बताना है नक्सलवादी आंदोलन क्या है और ये किस प्रकार से काम कर रही है, प्रभावित कर रही है भारत को। आंसर देखते हैं। भारत में नक्सलवादी आंदोलन एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जो भारत के कई हिस्सों में विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हिंसा और अस्थिरता का कारण बना हुआ है। यह आंदोलन जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता के खिलाफ एक विद्रोह के रूप में उभरा है। अब नक्सलवादी की उत्पत्ति है ना, तो देखिए नक्सलवादी जो शब्द है वो पश्चिमी बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से निकला है, जो 1967 में चारू मजदूरदार और कान्हू सन्याल जैसे कम्युनिस्ट नेताओं ने यह सशक्त विद्रोह शुरू किया था। तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे समझिए, चारू और कान्हू इन्होंने ये जो यहाँ का जो कम्युनिस्ट नेता थे उन्होंने इस विद्रोह को शुरू किया था और यह आंदोलन जमींदारों और शोषकों के खिलाफ जो है गरीबों में जो, आप ऐसे समझिएगा, साफ शब्दों में समझिए कि जो गरीबों में जो प्रताड़ना किया जा रहा था, लोगों को जो सताया जा रहा था, उनसे रक्षा के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसका कारण क्या है, नक्सलवाद क्या कारण। तो पहला है कि सामाजिक असमानता। तो आदिवासी क्षेत्र में भूमिहीनता, गरीबी,
बेरोजगारी और सामाजिक उत्पीड़न ने नक्सलवाद को जन्म दिया था। साथ साथ देखिए इसका मेन कारण क्या था, जन्म देने का मेन कारण था कि वहाँ पे जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, बेरोजगारी के कारण उन्हें उत्पीड़न किया जा रहा था, सताया जा रहा था। आगे देखते हैं राजनीतिक उपेक्षा। तो सरकार द्वारा जो है आदिवासी क्षेत्रों की उपेक्षा और विकास कार्यों का अभाव ने लोगों में रोष पैदा कर दिया था। यानी कि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गए थे क्योंकि इनके लिए सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। अगले पॉइंट में देखते हैं भूमि का मुद्दा। तो भूमि अधिग्रहण और बड़े बांधों के निर्माण ने स्थानीय लोगों को विस्थापित कर दिया और जिसके कारण उसका जो जीवन है वो प्रभावित हो गया था। ये भी एक मेन मुद्दा बनता है इसका कारण का। और सबसे ज़्यादा जो मेन बनती है वो है सरकार की नीतियाँ या सरकार का रुख, यानी सरकार जो उन्हें किस नज़र से देखती है। सरकार की कई नीतियों को आदिवासी समुदाय द्वारा विरोध माना जाता था जिसके कारण नक्सलवाद को बढ़ावा मिला या बल मिला। तो ये आपका कुछ मेन पॉइंट्स था। जैसे कि अभी हम बताएं, ये सवाल जो है 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आप इसमें से ऊपर का डेफिनेशन और नीचे से 4 पॉइंट, देखिए 4 पॉइंट ही कराए हैं, आपको ये लिखना पड़ेगा। इससे क्या है कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। 1989 में से भारत में राजनीतिक परिवर्तन का वर्णन करें। देखिए 1989 से लेकर अभी तक जो भारत के राजनीति में जो जो परिवर्तन हुआ है उसे आपको लिखने के लिए कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। 1989 का जो वर्ष है वो भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था और इस वर्ष के बाद से जो है चुनाव के परिणाम जो है वो बदल गए थे। भारत में एक नए युग का आगमन हुआ था जिसे गठबंधन राजनीति के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1989 के बाद से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ और जो एकात्मक सरकार चल रही थी कांग्रेस पार्टी का वो खत्म होके और गठबंधन राज्य का शुरुआत हो चुका था, गठबंधन राजनीति का शुरुआत हो चुका था। अब देखिए इसमें कुछ मुख्य परिवर्तन थे, जैसे कि कांग्रेस का पतन। ये सबसे मेन था कि कांग्रेस का क्या है कि पतन हो गया था। तो 1984 के चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी 1989 में अपनी सत्ता को खो बैठी थी, यानी कि यह सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। आगे बढ़ते हैं, गठबंधन सरकार का उदय। जैसे अभी हम बताएं 1989 के बाद से क्या हुआ कि भारत में गठबंधन सरकार का शासन चलने लगा और कोई भी एक अकेली बहुमत हासिल करने में समर्थ में नहीं थी, सक्षम में नहीं थी, यानी गठबंधन सरकार का जो है उदय हो गया। ये आपका 2 मेन परिवर्तन था। पहला था कांग्रेस का अस्तित्व जो था वो खत्म हो गया, यानी उसका जो है पतन हो गया, और दूसरा जो था ये गठबंधन सरकार का था उसका उदय हो गया। तो ये आपका 2 मेन पॉइंट थी और भी सारे पॉइंट्स हैं, जब देखते हैं। तो छोटे पार्टियों का महत्व बढ़ गया। पहले क्या था कि जब कांग्रेस पार्टी थी तो केवल कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा था, लेकिन जब से गठबंधन सरकार बना तब से छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जब गठबंधन होकर एकजुट में जुट गई, सब क्या था कि जब एकजुट में जुट गया तो हर एक पार्टी को उतना ही महत्व दिया जाने लगा, जो बड़ी पार्टी हो या तो छोटी पार्टी हो, सबको क्या है कि एक महत्व, एक समानता के आधार पर देखा जाने लगा। देखिए इसमें क्या है, गठबंधन सरकार के गठन के कारण छोटी पार्टियों का जो राजनीतिक में महत्व है वो बढ़ गया था। आगे बढ़ते हैं, तो राजनीतिक स्थिरता की चुनौतियां। गठबंधन सरकार के कारण क्या हुआ कि राजनीतिक स्थिरता हमेशा बनी रही और एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा था, यानी कि राजनीतिक स्थिरता। देखिए बात यह है कि जब राजनीतिक गठबंधन का सरकार होगा तो जाहिर सी बात है कि हर एक पार्टी का विचार एक जैसा तो मिलेगा नहीं। मान लिया जाए कि अभी मिल रहा है तो स्थिरता है, लेकिन बाद में जो है हो सकता है विचार ना मिले, यानी कि जो है अस्थिरता इसमें बना रहता है। यानी कि गठबंधन में क्या होता है, अस्थिरता बना रहता है, कब वो पार्टी छोड़कर चली जाए कोई कहा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सुधार। तो ये भी आपका अच्छा खासा पॉइंट बना था कि 1991 में हुए आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है नई दिशा ले आई थी और दलीय क्षेत्रों का उदय हो चुका था। दलीय क्षेत्र का मतलब स्थानीय जो क्षेत्र थे उनमें जो दल था, छोटा छोटा दल, राजनीतिक दल, उनका उदय हो चुका था। यानी क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय माने कि स्थानीय दल आप कह सकते हो, या क्षेत्रीय क्षेत्र के हिसाब से दल कह सकते हो। तो क्षेत्रीय दलों का जो है उदय हुआ और भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण पहलू बनकर रहा। तो ये आप लोग का कुछ मेन पॉइंट था जो आपका 1989 में जो है राजनीतिक परिवर्तन का प्रमुख कारण बना था, मेन परिवर्तन था। जैसे क्या क्या परिवर्तन था, पहले देखिए कांग्रेस का पतन हो चुका था, गठबंधन सरकार का उदय हो चुका था, छोटी पार्टियों का जो है महत्व बढ़ चुका था, राजनीतिक स्थिरता की चुनौती आ चुकी थी, क्योंकि पहले क्या था एक पार्टी थी तो राजनीतिक स्थिरता स्थिर तो था ही, लेकिन जैसे गठबंधन का सरकार आया तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली रहा था। फिर आर्थिक सुधार होने लगा और जो क्षेत्रीय दल था उनका भी उदय होने लगा। तो ये आपका कुछ मेन पॉइंट था। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। आप लोग ये सारी चीज़ें लिखते चलिएगा और इसे लिखने के बाद आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में।
4 में है कि आज़ादी के समय देशी रियासतों की क्या स्थिति थी। ये भी एक सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग में जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को हम इस चीज़ की एकदम श्योरिटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि हमारे चैनल पर जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, इसमें से एक भी सवाल बाहर से नहीं पूछा जाएगा। हर एक सवाल जो है आपको इसी वीडियो में से मिल जाएगा। हमने जो ये सीरीज स्टार्ट किया है, इस सीरीज में आपको हर एक क्वेश्चन जो है यहीं से मिल जाएगा। किसी भी एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ना है, ना कोई एक्स्ट्रा वीडियो देखना है। आप बस यहाँ पे बताएगा जितना भी सवाल है उन सवालों को कंफर्म कर लीजिए, आपका यही एग्जाम में आने वाला है। इस चीज़ की हम श्योरिटी दे रहे हैं। अगर नहीं आता है तो आप वापस आके वीडियो पर हमें कमेंट कर सकते हो एग्जाम से आने के बाद कि सर नहीं आया। उसके बाद आप जो बोलोगे हम वो करने को तैयार हैं, लेकिन बताते हैं कि श्योरिटी दे रहे हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो अधिकतर सवाल, अधिकतर नहीं 90% से अबव देन जो मेरा क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में सटीकली पूछ दिया जाएगा। तो प्लीज़ एक बार यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि सर अगला वीडियो आप लोग किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, ताकि हम उस सब्जेक्ट के भी बारे में भी आपको बता सकें और सारे बच्चों की जो है प्रॉपरली तैयारी है वो हो सके। तो चलिए देखिए नोट करते चलिएगा और यही सवाल आएगा। हम इस चीज़ की बार बार बोल रहे हैं, हर एक वीडियो में हम आप लोग को बताया है कि यही सवाल पूछेगा। सवाल एकदम सेम होगा, जैक बोर्ड कुछ भी नहीं बदलता है। जैक बोर्ड का ये सबसे बड़ा गंदा आदत है कि वो क्वेश्चन को ही नहीं बदलता, क्वेश्चन को मॉडिफाई नहीं करता है। 2-3 सालों का सवाल उठा देता है या वही सवाल को रिपीट कर देता है बार बार, जो बार बार रिपीट करता है, मैंने उठाता है सीधे डाल देता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल ही पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि जब भारत का आज़ादी हुआ था उस समय देशी रियासतों की क्या स्थिति थी, यानी देशी रियासत जो थी उनकी स्थिति कैसी थी। और साथ ही साथ भारतीय संघ के साथ विलय के सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का मूल्यांकन करें। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट। इसमें 2 सवाल एक साथ पूछता है कि आज़ादी के समय देशी रियासत की क्या स्थिति थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या मूल्यांकन था विलय के साथ। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूल्यांकन भी पूछा गया है। तो इसमें 2 सवाल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो आज़ादी के समय देशी रियासतों की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। पहला देखिए, पहला था कि विभाजन का संकट, यानी जो देशी रियासत का मतलब क्या समझ रहे हैं, भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय राजाएं भी मौजूद थी। जो राजा था उन्हें देशी रियासत के नाम से जाना जाता है। जब भारत आज़ाद हो चुका है अंग्रेजों से, तो जो राजा मौजूद थे, जो अंग्रेजों के अधीन में ही थे, जो अपना शासन चला रहे थे, उनका क्या हुआ, तो उनका काम हो गया, डर था कि विभाजन का संकट। 1947 में भारत के विभाजन के समय भारत जो है 565 से अधिक भारत में छूट गया है। भारत में 565 से अधिक देशी रियासतों में बटा हुआ था। यानी कि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय हमारे भारत में कुल मिलाकर 565 जो है देशी रियासतें मौजूद थी और इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का स्वतंत्र अधिकार दिया गया था, विकल्प दिया गया था कि आप जिसमें जाना चाहो वो जा सकते हो। तो ये पहला विभाजन का संकट था। वो जिसमें चाहे, अगर वो पाकिस्तान जाना चाहे तो पाकिस्तान जा सकता था उस समय, और अगर भारत में रहना है तो भारत में रह सकता। बहुत सारे राजा जो हैं वो पाकिस्तान चले गए, तो बहुत सारे राजा जो भारत में ही रह गए थे। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, राजनीतिक अस्थिरता। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो यह एक ऐसी स्थिति थी जो देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। कई रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी, जिसमें देश का एकीकरण खतरे में आ रहा था। यानी कि कुछ राजा ऐसे थे जो कि भारतीय संविधान में आना नहीं चाहता था, ना ही पाकिस्तान वाले संविधान में जाना चाहता था। दोनों देशों में किसी में नहीं जाना चाहता, वो स्वतंत्र होकर रहना चाहता था, जिसमें क्या हो रहा था कि एकीकरण की प्रक्रिया करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है ना, आगे आते हैं सैन्य खतरा। ये तीसरा पॉइंट पे आते हैं। कुछ रियासतें जो है पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त कर रही थी, जिसमें युद्ध का खतरा पैदा हो रहा था। यानी कि उसमें कुछ ऐसे भी राजा हैं, हर बार कहते हैं ना, हर जगह पे कुछ ऐसे 10 में से कुछ ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो अच्छा चीजें नहीं चाहते हैं। तो वैसे ही है, कुछ ऐसे रियासतें जो थी वो पाकिस्तान का समर्थन हासिल करना चाह रहे थे और युद्ध की स्थिति को पैदा करना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि वैसा ही युद्ध की स्थिति बना हुआ रहे। तो ये आपका कुछ जो है मेन देशी रियासतों की स्थिति थी। अब आते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान रहा है। तो पहला पॉइंट भी देखिएगा कि एकीकरण का नेतृत्व उन्होंने क्या किया था, सभी को एकजुट करने के लिए एकीकरण करवाया था, एकीकरण का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के एकीकरण का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने अपनी कुशल राजनीतिक क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति से इस
चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक किया। उन्होंने सभी देशों को जोड़ने, सभी राजाओं को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। दूसरा इनका नीति था कूटनीतिक कौशल। इन्होंने विभिन्न रियासतों के शासकों के साथ बातचीत की और उन्हें भारत संघ में शामिल होने के लिए राजी कर दिया, और इसके कारण ही बहुत सारे राजाओं ने भारतीय संघ में शामिल होकर अपना राज्य जो है भारतीय संघ को दे दिया और स्वतंत्र हो गए। वो राजपाट से स्वतंत्र हो गए, अपना जितना भी राजपाट था उन्हें भारत के हवाले कर दिया था। ये इन्हीं के बदले इन्होंने जाकर कन्विंस किया। अब किस तरह से अपनी राजनीतिक कूटनीति को वो दर्शाएं, जिस कारण से जो राजा है इनके साथ आने में, यानी भारत के साथ आने के लिए राजी हो गए थे। तीसरा पॉइंट है सैन्य शक्ति। जहां जरूरत पड़ी वहां उन्होंने सैन्य शक्ति का भी इस्तेमाल किया था, जैसे कि हैदराबाद और जूनागढ़ में। तो कुछ कुछ ऐसे भी राजा आए थे जो कि युद्ध की ही स्थिति चाहते थे, इसलिए वहां पर इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिकों का भी सहारा लिया, यानी सैन्य बल का भी सहारा लिया, जैसे कि हैदराबाद को एकीकरण करने में और जूनागढ़ को एकीकरण करने में। तो ये आपका कुछ मेन पॉइंट्स था। आशा है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि देशी रियासतों की स्थिति कैसी थी और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना क्या योगदान दिया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 में। 5 में देखते हैं, लिखा है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष का वर्णन करें। अब देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में वैश्वीकरण के बारे में पूछा गया है, वैश्वीकरण क्या है और इसके सांस्कृतिक पक्ष क्या क्या रहे हैं। अगर ये सवाल आए और उसमें लिखे कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का लाभ लिखे, तो भी आपको यही आंसर लिखना होगा। ठीक है, आंसर आते हैं, वैश्वीकरण ने दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया। मतलब कहने का यह है कि जब वैश्वीकरण बढ़ा तो सभी देशों को एक साथ समेट के रख दिया। इससे क्या हुआ कि दुनिया बहुत छोटी हो गई, जिसे गांव का नाम दिया गया है। यानी कह सकते हैं वैश्वीकरण ने दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया था। इसने न केवल अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि वहां की संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला था। जाहिर सी बात है, वैश्वीकरण बढ़ेगा तो वहाँ की संस्कृति प्रभावित होगी। जैसे कि वैश्वीकरण के कारण हमारे भारत की संस्कृति बदल रही है। हमारे भारत में जो पहले स्त्रियां थी वो साड़ी का उपयोग किया करते थे, लेकिन अगर आप अभी भी जानते हो मॉडर्न टाइम हो चुका है, हम लोग दूसरे कल्चर का जो देश से दूसरे देश है उनकी कल्चर को अपने देश में लागू कर रहे हैं। तो सूट वगैरह पहनना स्टार्ट हो गया, जीन्स वगैरह पहनना स्टार्ट हो गया। हमारी संस्कृति में बड़े बड़े बाल रखा जाता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। लेकिन आप लोग जानते हैं फैशन के नाम पे हम लोग बाल कटवा देते हैं। लड़का का भी लड़की का भी बाल कटवा दिया जाता है। हमारी संस्कृति में बाल काटना जायज़ नहीं था, लेकिन कहते हैं कि परिवर्तन है, तो परिवर्तन इस तरह से हुआ था। तो संस्कृति को प्रभावित किया जाता है। जब भी वैश्वीकरण होगा तो संस्कृति जरूर प्रभावित होगी। तो इसमें कुछ परिवर्तन कुछ इस प्रकार से है प्रभावित पक्ष में। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, तो विभिन्न संस्कृतियों के बीच विचारों, मूल्यों, कला, संगीत और खान पान का भी आदान प्रदान हुआ। तो जाहिर सी बात है वैश्वीकरण होगा तो इन चीजों का आदान प्रदान तो होना ही है। दूसरा है सांस्कृतिक सम्मिश्रण। स्थानीय संस्कृतियां जो है वैश्विक संस्कृतियों के प्रभाव से बदल रही थी और नई मिश्रण थी उस संस्कृति का उदय हो रहा था, माने कि नया संस्कृति निर्माण हो रहा था। तीसरा आते हैं सांस्कृतिक एकरूपता। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि एक वैश्विक संस्कृति उभर रही है जिसमें कुछ समान मूल्य और जीवन शैली देखी जा रही है। सांस्कृतिक पहचान का संकट। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोने का डर महसूस करने लगे। जैसे कि हमारा भारत कह रहे थे ना अभी, तो हमारे भारत में भी क्या है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूल रहे हैं। हमारी जो पुरानी संस्कृति हम उसे पूरी तरह से भूल चुके हैं, और आगे ऐसा ही बना रहा तो हम अपनी प्राचीन संस्कृति को खो देंगे। हमें आधुनिक होना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं होना है कि हम अपनी संस्कृति को ही खो दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। 6 में है कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का वर्णन करना है, यानी कि आपको बताना है कि भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति है वो क्या है और इसके बारे में आपको लिखना है। तो आंसर देखिएगा, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति एक ऐसी विदेश नीति थी जिसके तहत भारत ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ जैसे किसी भी प्रमुख शक्ति गुट के साथ संगठन नहीं बनाया। तो भारत ने अपना गुट नीति बनाया, वो किसी के साथ गया ही नहीं। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वो दोनों में से किसी के पास नहीं गया, है ना। विदेश नीति है जिसके तहत क्या था कि शीत युद्ध के बाद क्या हुआ कि वो दोनों में से किसी के पास नहीं गया, ठीक है ना। अब आते हैं, तो इस नीति का कुछ मुख्य उद्देश्य था। तो पहला था
स्वतंत्र विदेश नीति, इसलिए भारत नहीं गया था। भारत किसी भी बड़े देश के प्रभाव में नहीं आना चाह रहा था। शांति और सहयोग, भारत जो है विश्व शांति और सभी देशों में सहयोग चाहता था। अगला पॉइंट पर आते हैं, विकास, भारत जो है अपना आर्थिक और सामाजिक विकास करना चाह रहा था, इसलिए वो नहीं गया था। दूसरा है उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध, भारत जो है उपनिवेशवाद और रंगभेद जैसी बुराइयों का विरोध करता था। अब देखिए गुटनिरपेक्ष के क्या क्या फायदे हुए। फायदा ये हुआ कि विश्व में भारत की एक नई छवि प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत कैसा था कि शांति प्रिय, आप जानते होंगे हमारा जो भारत है वो शांति प्रिय देश है। पूरे विश्व में हमारा जो भारत है वो शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है। और अन्य देशों के साथ इसका संबंध भी अच्छा रहना, किसी के साथ ये स्वतंत्र रहा, भारत स्वतंत्र रहा, इसलिए हर एक देशों के साथ इनका पटने लगा। अगर किसी एक देश के साथ पटता तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम होता, कोई दूसरा देश से नुकसान के लिए होता। लेकिन हमारा जो भारत है वो सबके साथ अच्छे से रहने लगा, तो इस विश्व में जो है वो इसका संबंध अच्छा हो गया। आगे स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, भारत जो है किसी भी विदेश की नीति में नहीं था, तो इसे अपना निर्णय वो खुद ही ले सकता था। तो ये कुल मिलाकर कुछ फायदे थे और इन्होंने इस नीति में ना जाने के लिए इसका कुछ मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आप शॉर्ट शब्दों में समझिए। तो भारत जब गुटनिरपेक्ष नीति बनाया था तो भारत क्या है, शीत युद्ध के बाद किसी भी देश में नहीं गया, स्वतंत्र था। इसका उद्देश्य था कि स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना, शांति और सहयोग करना, विकास को अपकेंद्रित करना और रंगभेद या उपनिवेशवाद जैसे विरोधों का नहीं, जो विरोध है, जो बुराइयां हैं उनका विरोध करना। इसके फायदा ये हुआ कि विश्व जो है वो विश्व में यानी भारत जो है विश्व में प्रसिद्ध हो गया था, सभी देशों के साथ संबंध भी इनका बना रहा और साथ ही साथ ये अपना निर्णय खुद ही ले सकता था। तो ये कुल मिलाकर कुछ फायदे थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 में, राष्ट्रवाद तथा बहुलवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रवाद और बहुलवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों के एक समूह को इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। एकीकृत करता है माने बांधता है। यह भावना लोगों में एक राष्ट्रीय पहचान का बोध पैदा करवाती है और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रेरित करती है। जबकि बहुलवाद क्या है, बहुलवाद एक ऐसे विचार है जो विभिन्न सांस्कृतिक, धर्मों, भाषाओं और जीवन शैली को एक साथ यानी एक साथ सह अस्तित्व में रखने का अनुमति देता है। यह विविधता को स्वीकार करता है और सभी लोगों के लिए समान अधिकार का उन्हें स्वतंत्र रूप से क्या है विश्वास रखता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, आप समझिए। राष्ट्रवाद राष्ट्र की भावना होती है, बहुलवाद एक जो बहुलवाद है वो एक विचार और धर्म को एक साथ जोड़ती है। ठीक है, इसका कुछ मुख्य अंतर है। देखिए राष्ट्रवाद जो है एकता पर जोर देती है, जबकि बहुलवाद जो है वो विविधता पर जोर देती है, क्योंकि यह जाति धर्मों से जुड़ी होती है, ये पूरे देश से जुड़ी होती है। राष्ट्रवाद का एक साझा पहचान करने पर केंद्रित होता है, जबकि बहुलवाद विभिन्न पहचानों को स्वीकार करता है। तो ये दो मुख्य अंतर थे इनके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई बच्चे नए हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और आप भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि अगला जो वीडियो आएगा तब इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। अगर किसी भी सवाल में लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल साइंस को लेकर और भी अगर आप सवाल चाहते हैं तो हमें वो क्वेश्चन को पिक कर दीजिएगा, हम उसका आंसर जो है सटीक वर्ड में उसका जो आंसर है वो अपलोड करवा देंगे। जल्दी ही हमारे चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, यानी कि चैनल का एक ग्रुप बनेगा जिसमें आप लोगों का जो भी सवाल होगा उसमें हम डायरेक्ट जो है वो बता देंगे। जिससे क्या होगा कि आप लोग का कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे डायरेक्ट वहां पे पूछ सकते हैं। अगर कमेंट पे नहीं पूछ सकते हैं तो हमारा चैनल पर जाकर आप वहां पे सीधा लिंक मिलेगा, कुछ दिनों के बाद से जो है वो आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। वहां से आप सीधा हमारे ग्रुप में आ सकते हैं, जहां पर आप कोई भी सवाल, जो भी सब्जेक्ट का सवाल हो, आप उसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको वहां पे मिलेगा। आप लोग के लिए पूरी बेस्ट फॉर्मेट की तैयारी जो हमारे चैनल पर हो जाएगी। जितने भी बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो 8 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, उन सभी के लिए मोस्ट फॉर्मेटली हमारा ये चैनल है, जिसमें आप लोगों को बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको तैयारी पूरा प्रॉपरली कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। और हाँ, 8 स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि आज हम लोग जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन का तीसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसे लगाकर लगभग 30 क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि 5 मार्क्स के लिए है। और आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में मात्र
5 सवाल ही पूछा जाएगा और इसमें से आपको बनाना केवल 4 सवाल ही है। तो ये जो 30 सवाल है, इस 30 में से आपको मात्र 4 बनाना है और ये 30 में से ये 4 आपको 100% हम कहते हैं कि इसी में से पूछा जाएगा। तो आप लोग को ये मात्र 3 वीडियो करना है और आज हमारा पॉलिटिकल साइंस खत्म हुआ। कल से जो वीडियो है वो आप लोगों का हिस्ट्री का स्टार्ट होगा और हिस्ट्री का 2 मार्क्स का क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न का शुरुआत कर दिया जाएगा। उसके बाद उसी तरह से जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस का 3 मार्क्स का जो वीडियो है अपलोड कराया है सेपरेट करके, ठीक उसी तरह से आपका हिस्ट्री में भी कराया जाएगा और हिस्ट्री खत्म होने के बाद आपका जिस सब्जेक्ट पर कमेंट होगा उस सब्जेक्ट का कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे और चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक और कमेंट करने से हमें अंदर से थोड़ा खुशी होता है कि नहीं बच्चों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत को सुरक्षा रणनीति क्या है? मैंने भारत की होगा, यहाँ पे की कर लीजिए। भारत की सुरक्षा रणनीति क्या है और व्याख्या करें। तो भारत की सुरक्षा जो है वो 4 प्रकार का है, यानी कि 4 व्यापक घटक होता है। पहला देखिए क्या है, सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मापदंड और संस्थाओं को मजबूत करना। तीसरा है देश के भीतर सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करना और अर्थव्यवस्था का विकास करना। तो कुल मिलाकर जो है वो 4 रणनीति है इनका। भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो मकसद है वो देश के हितों की रक्षा करना है। इसके लिए यह रणनीति देश के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि परिदृश्य का समग्र दृष्टिकोण देती है और चुनौतियों के निपटने के लिए एक रोड मैप तैयार करता है। यह रणनीति जो होता है देश के व्यापक राष्ट्रीय शक्ति और संसाधनों का एक दृष्ट इस्तेमाल करने में मदद करती है। एक दृष्टम या तो एक दृष्ट इस्तेमाल करने में मदद करती है, यानी कि एक रूप से इसका उपयोग करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ कुछ बातें शामिल किया गया है, यानी कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में इन बातों को प्रमुख तौर पर रखा जाता है। देखिए कौन कौन सा बात है। पहला बात है देश की सीमाओं पर तस्करी और वर्जित व्यापार से जुड़ी समस्याएं, साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील बुनियादी ढांचों का पहचान करना, भू राजनीतिक बदलावें के मनोदर उभरते सुरक्षा माहौल का विचार करना, मतलब कि जाहिर सी बात है सुरक्षा माहौल को बढ़ाना। अगला पॉइंट है चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी जो सैन्य आर्थिक कार्रवाई है उसकी पहचान करना। और लास्ट पॉइंट है कि सैन्य और गैर सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल करके देश पे हमला करने वाले दूसरे देशों से अपने आप को सुरक्षा करना। तो इनमें कुछ बातों को जो है वो शामिल किया जाता है जो भारतीय सुरक्षा जो रणनीति है इसमें अपनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। 9 भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया है। चलिए क्वेश्चन मार्क दे देते हैं ना। ये पेन का क्या हो गया, चल नहीं रहा है। चलिए देखिए वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के गुण और दोषों को वर्णन करना है। चलिए देखिएगा, वैश्वीकरण का मतलब है, अभी वैश्वीकरण के बारे में बात किए थे है ना। वैश्वीकरण का मतलब है देशों, लोगों और विचारों का दुनिया भर में जुड़ना। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, यात्रा करते हैं और अपने संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग बात किए थे ना। अब इसका गुण देखिए, इसमें गुण क्या है, मैंने इसका लाभ और इसका हानि बताना है। तो इससे क्या होगा कि आर्थिक विकास होगा, वैश्वीकरण से व्यापार बढ़ता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। नई तकनीकी, अब जाहिर सी बात है वैश्वीकरण होगा तो एक देश की तकनीकी दूसरे देश की तकनीकी से मिलेगी। इससे क्या होगा कि तकनीकी और उत्पादन में बढ़ावा होगा, नौकरियां का भी उत्पादन बढ़ेगा। जब व्यापार करनी आएगी, जब दूसरी कंपनी हमारे देश में आएगी या तो हम जाएंगे किसी और के पास, जाहिर सी बात है कि रोजगार होगा, रोजगार की उत्पत्ति होगी और सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि जब भी वैश्वीकरण होता है तो एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति को प्रभावित करती है और हम लोग एक देश की संस्कृति हमारी जो संस्कृति दूसरे देश के लोग जानते हैं और दूसरे देश की संस्कृति को हम अपने देश में जानते हैं। ठीक है ना। आगे आते हैं वैश्वीकरण के दोष। तो देखिए वैश्वीकरण के कारण मैंने नुकसान क्या क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर इसका नुकसान क्या क्या होता है। तो पहला नुकसान क्या है कि असमानता।
तो वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, कुछ लोग जो है ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग जो है गरीबी की खाई में चलते चले जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, सांस्कृतिक एकरूपता बढ़ती है, यानी वैश्वीकरण से स्थानीय संस्कृति खतरे में आ जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे हम बताए थे ना कि संस्कृति तो जुड़ता है, जानने में सहायक होता है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो प्रभावित हो जाती है इससे। चौथा पॉइंट है कि शोषण, वैश्वीकरण से श्रमिकों का शोषण जो है वो बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर जो ये आपका 4 पॉइंट लिखवाए हैं, जैसे कि हम 5 नंबर का बताए थे एग्जाम में, तो आप क्या कीजिए, एक डेफिनेशन ये लिखिएगा पहले, वैश्वीकरण का 2 गुण और इसका 2 दोष, जिससे आपको 5 नंबर बनने का चांसेस बन जाता है, ठीक है। चलिए अंतिम सवाल पर आते हैं। अंतिम सवाल पे देखते हैं, तो लिखा है योजना आयोग क्या है, इसका गठन और कार्य बताइए। शायद ये क्वेश्चन पहले कराए हैं, हमें ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर कराए हैं तो छोड़ दीजिए, और अगर नहीं करवाया गया है तो इसे आगे देखते हैं। योजना आयोग क्या है और इसका गठन और कार्यों का वर्णन करना। चलिए देखते हैं। योजना आयोग भारत सरकार की एक पूर्व संस्था थी, जिसका उद्देश्य क्या था, देश में आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना और उसका कार्यान्वित करना। इसका जो गठन है, देखिए इसका जो गठन है वो कब किया गया था, 15 मार्च 1950 में, यानी 1950 में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, संसाधनों का कुशल उपयोग करके देश के विकास को गति देना, ठीक है। अब इसका प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो प्रमुख कार्य क्या क्या थी, पहला इसका कार्य था पंचवर्षीय योजना, यानी कि योजना आयोग के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया गया था। संसाधनों का आकलन करना, आकलन का मतलब होता है उसको गणना करना, है ना। तो देश के विभिन्न संसाधनों का आकलन करना, उसके कुशल उपयोग के लिए योजनाएं बनाना। आगे पॉइंट पर आते हैं, तो विकास लक्ष्य तैयार करना इसी का काम था। देश के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारण करना और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियां बनाना इसी का काम था, ठीक है, योजना आयोग का काम था। अब इसकी नीति पर आते हैं। तो नीति क्या थी कि विभिन्न क्षेत्रों की नीतियां बनाना, जैसे कृषि को लेकर नीति बनाना, उद्योग को लेकर और शिक्षा को लेकर के अलग अलग नीति को तैयार करना। और मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन मैंने जांच करना होता है कि योजनाओं से जो मूल्यांकन होता है, माने कि जो आवश्यक बदलाव होने चाहिए उन सभी को लेकर वो काम करती है। जैसे मान लेते कोई योजना चलाया, अब उसमें क्या क्या कमी हुई, उन कमी को भी देखना था, ताकि नेक्स्ट टाइम उसे ठीक किया जा सकता है। एक अलग सा पॉइंट लिखवा दिए हैं, ये आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि योजना आयोग का अंत। तो देखिए 13 अगस्त 2014 में योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग का नाम दे दिया गया था। कभी कभी के पूछता है योजना आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग, काम वही है, बस नया नाम दे दिया गया है। तो ये आप लोगों का 10 सवाल कंप्लीट हुआ। वापस से रिपीट कर देते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें आपको 40 क्वेश्चन कराया गया है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें आपको 40 नहीं 80 क्वेश्चन कराया गया है। 2 मार्क्स का 80 क्वेश्चन कराया गया है। 3 मार्क्स का जो है 40 क्वेश्चन कराया गया है और 5 मार्क्स का जो है आपको 30 क्वेश्चन कराया गया है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें और इसमें तीनों में अच्छे खासे क्वेश्चन करा दिया गया और हम इससे इसकी श्योरिटी ले रहे हैं कि इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर पूछता है तो आप वापस आके कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो, सर आप जो बताएं तो उसमें से नहीं आया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो हमारे चैनल के साथ बन जाइए, ताकि आगे की तैयारी आप लोग को बेस्ट हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो आपका हिस्ट्री का 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है अपलोड किया जाएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।